हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है सीवी का। उसका इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स जिसको बोलते हैं अपन, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फटाफट देखते हैं भाई, है ना, क्या है। सिंपल सा चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन है। आपको सिर्फ यूनिट और डायमेंशन का खेल खेलना है। जैसे मान लीजिए पहला, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बस आपको एक चीज याद रखनी है इस चैप्टर में, आपकी डायमेंशन आपको तभी पता होगी जब आपको क्वांटिटीज के बारे में पता हो। तो जैसे जैसे आप आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, आप क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते जाएंगे। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन होती है एम, वेलोसिटी की डायमेंशन आपको क्लास में पढ़ाई गई होगी एल टी माइनस वन। तो मोमेंटम की डायमेंशन एम एल टी माइनस वन, या वेलोसिटी निकाल भी सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज एल अपॉन टी, एल टी माइनस वन। और मास की एम, तो एम एल टी माइनस वन इज द आंसर। फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी होता है वन बाई टी, और टी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो टी माइनस वन इज द डायरेक्ट आंसर। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो सबके डायमेंशन रख दो। फोर्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एम एल टी माइनस टू याद करना है। एरिया का लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल स्क्वायर, तो ये आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। को मिला के हमें डायमेंशन पता होने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज की डायमेंशन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन। जैसे फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड। अब एंगुलर स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ, तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दिया भी है। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टी टू माइनस टी वन। अगर मुझे इसकी डायमेंशन चाहिए, तो पहली बात तो जानना पड़ेगा कि थीटा डायमेंशनलेस होता है। थीटा इज एंगल, और एंगल जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है वन अपॉन टी। टी इज डायमेंशन टाइम, और टाइम की डायमेंशन होती है टी, तो ये आ गया टी माइनस वन। अब एक चीज याद रखिएगा, टी टू माइनस टी वन दैट इज डेल्टा। डेल्टा की डायमेंशन वही होती है जो इंडिविजुअल की होती है। टी टू की बोल दो या टी वन की बोल दो, डायमेंशन में और वैल्यूज में फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि टी वन के बराबर है, टी टू माइनस टी वन टी टू के बराबर है। मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। टी अगर टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन और टी टू माइनस टी वन की डायमेंशन सेम आएगी। ठीक। बी पार्ट, बी पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो बी पार्ट में एंगुलर एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन की ये रहा। एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर मुझे डायमेंशन चाहिए, तो ऊपर ओमेगा की डायमेंशन चाहिए, और ओमेगा मैंने अभी बताया कि ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन की डायमेंशन वही होगी जो ओमेगा वन ओमेगा की होगी। और ओमेगा की डायमेंशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टी माइनस वन अपॉन टी टू माइनस वन की फिर टी आ जाएगी, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी टी माइनस टू। काट मत दीजिएगा, दोनों जुड़ जाएंगी पावर, तो टी माइनस टू। कुछ बच्चे गए इसको फटाफट काट देते बोलते हैं तो डायमेंशन ऐसा आ रहा है। ठीक। तीसरा है टॉर्क। टॉर्क की जो डायमेंशन है सी पार्ट, जो टॉर्क की डायमेंशन है वो एफ इंटू आर से आएगी, और एफ होता है एम एल टी माइनस टू, और आर होता है एल। तो टॉर्क की डायमेंशन आ गई एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। तो थर्ड की डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू। लास्ट आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ, तो आई की डायमेंशन एम की डायमेंशन एम, आर लेंथ है तो एम एल स्क्वायर, तो आई की डायमेंशन एम एल स्क्वायर। ये चारों क्वांटिटीज आप रोटेशन में पढ़ोगे अच्छे से, तो उस रोटेशनल चैप्टर के लिए हमें क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थोड़ा सा गलत है, गलत नहीं मतलब ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये ट्वेल्थ का चैप्टर आता है एफ इक्वल टू क्यू ई। लेकिन उसके लिए मैं आई होप आपको सबकी डायमेंशन पता होंगी, तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकाल पाओगे। एफ इक्वल टू क्यू ई से अगर मैं सॉल्व करूँ, तो एफ की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। क्यू चार्ज होता है, चार्ज की डायमेंशन आई टी होती है, आई टी, आई टी इंटू ई। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन अगर आई टी को डिवाइड मार दे, तो एम एल टी माइनस थ्री आई माइनस वन, एम एल टी माइनस थ्री आई माइनस वन, एम एल टी माइनस थ्री आई माइनस वन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी यहीं से हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू वी बी। सेम वही, एफ की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, क्यू की डायमेंशन आई टी, वी की डायमेंशन एल टी माइनस वन इंटू बी। यहाँ से बी की डायमेंशन ही एक अननोन है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन मेरे पास आ रही है एम टी माइनस टू आई माइनस वन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन एम टी माइनस टू आई माइनस वन, एम टी माइनस टू आई माइनस वन, खत्म। थर्ड क्या चाहिए, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट। म्यू नॉट यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से सी पार्ट म्यू नॉट का फॉर्मूला आ रहा है बी इंटू टू पाई ए डिवाइडेड बाई आई, यही आ रहा है। बस सबकी डायमेंशन रख दो, म्यू नॉट की डायमेंशन आ गई। बी की डायमेंशन तो अभी निकाली है, एम टी माइनस टू आई माइनस वन। टू पाई डायमेंशन लेस होता है, टू पाई डायमेंशन में नहीं आता। ए लेंथ है तो आई, और आई आई टी, आई आई टी हो गया, सॉरी आई है ना, आई तो आई तो सीधा आई हो गया। तो म्यू नॉट की डायमेंशन हमारे पास आ रही है यहाँ से एम टी माइनस टू, आई से आई काट मत देना, एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू।
एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू, एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू, मैंने एल बाद में लिख दिया। तो सिंपल से डायमेंशंस के क्वेश्चन है, बस आपको डायमेंशंस निकालनी है सबकी, सब में यही काम करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये लिखा हुआ क्यू इंटू डी, डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू डी होता है, क्यू होता है आई टी और डी होता है एल, तो पी की वैल्यू आ गई एल इंटू आई इंटू टी, एल टी आई, एल टी आई। बी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम, ये होता है आई ए, आई करंट है और एल एरिया है, तो आई एल स्क्वायर, एल स्क्वायर आई। सिंपल, आपको सबकी डायमेंशन रखनी है बस, और सबकी डायमेंशन लिख करके नेट जो पूछी गई है उसकी डायमेंशन निकालनी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन इक्वल टू h न्यू वेयर इज एनर्जी न्यू इज फ्रीक्वेंसी। इसमें h की डायमेंशन निकालने के लिए बाकी दोनों की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2 t माइनस टू, कहीं से भी निकाल लो। एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, m मास है, v वेलोसिटी है, तो एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ml2 t माइनस टू आ जाएगा। एच की डायमेंशन मेरे को चाहिए न्यू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है टी माइनस वन, पहले क्वेश्चन में ही है, पहले या सेकंड क्वेश्चन में ही फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन ऊपर निकाली गई है। तो यहाँ से एच की डायमेंशन आ गई एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, यही है क्या, एम एल टू टी माइनस वन। सिंपल से क्वेश्चन है, आपको डायमेंशंस निकालने के लिए सबकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। जैसे पहला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले में सबकी डायमेंशन रख दो, सी की डायमेंशन निकाल लो। क्यू क्या है, क्यू हीट होती है, यहाँ पर जान लीजिए क्यू इज हीट एनर्जी, एनर्जी, क्यू इज एनर्जी। अगर क्यू हमारी एनर्जी है तो क्यू एनर्जी है, तो एनर्जी की डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू अभी बताया है। राइट हैंड साइड बात करें तो एम मास है, मास की डायमेंशन एम, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उसकी डायमेंशन निकालनी है। टी1 और टी2 यहाँ ध्यान रखिएगा टाइम नहीं है, टी1 और टी2 यहाँ टेम्परेचर, और टेम्परेचर की डायमेंशन होती है के, केल्विन। के भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ के टर्म में लिखेंगे क्योंकि आंसर के टर्म में दिया होगा। तो एम से एम कैंसिल हो गया, सी की डायमेंशन यहाँ से आ गई एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, बी ऑप्शन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालने के लिए आपको अंदर लगाना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि यहाँ ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो रही हैं, और प्रिंसिपल होमोजेनिटी कहता है कि सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वन क्योंकि हमारा डायमेंशन लेस है, तो अल्फा टी2 माइनस टी1 भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो अल्फा इंटू टी2 माइनस टी1 की डायमेंशन वही होगी जो टी की होगी, और टी के डायमेंशन है के बराबर वन, तो अल्फा की डायमेंशन यहाँ से आ रही है के माइनस वन, तो अल्फा इज के माइनस वन। जो भी है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसकी डायमेंशन के माइनस वन होगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ यूज हो रहा है। गैस कांस्टेंट आर की बात करता हूँ सी ऑप्शन में, तो आर की वैल्यू है पी वी बाय एन टी। प्रेशर की डायमेंशन कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चंस में निकाली हुई है, आप देख लीजिएगा। प्रेशर की डायमेंशन है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, पीछे कहीं क्वेश्चन में एक एम एल आई थी, अपने को याद आ रहा है। प्रेशर की डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ मोल होते हैं, तो मोल की डायमेंशन मोल ही होती है। टी टेम्परेचर, टेम्परेचर की डायमेंशन के, तो यहाँ से आर की डायमेंशन आ रही है एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन मोल माइनस वन, एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन मोल माइनस वन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब सी हमारा आंसर मैच होगा। ठीक है ना भाई, तीनों ऑप्शन सॉल्व हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, taking force length and time, taking force length and time to be fundamental, find the dimension of। ठीक है भाई, तो इसमें हमें डेंसिटी की डायमेंशन निकालनी है, लेकिन आंसर एफ एल टी के टर्म में होना चाहिए, फोर्स लेंथ और टाइम के टर्म। तो डेंसिटी को आप लिख दीजिए फोर्स की पावर एक्स, लेंथ की पावर वाई, टाइम की पावर जेड। बस अब आपका काम है एक्स वाई जेड निकालना। एक्स वाई जेड कैसे निकाले, डेंसिटी होती है एम एल माइनस थ्री, हमारे नॉर्मल टर्म्स में मास अपॉन वॉल्यूम। फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू की पावर एक्स, लेंथ की पावर वाई, टी की पावर जेड। लिख सकते हैं एम एल माइनस थ्री टी की पावर जीरो इक्वल टू एम की पावर एक्स, एल की पावर एक्स प्लस वाई, टी की पावर माइनस टू एक्स प्लस जेड। कंपेयर करें तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है वन, कंपेयर करें तो एक्स प्लस वाई आ रहा है माइनस थ्री, और कंपेयर करें तो माइनस टू एक्स प्लस जेड आ रहा है जीरो। इन तीनों से सॉल्व कर लीजिए तो x की वैल्यू वन आ रही है, y की वैल्यू आ रही है माइनस फोर,
और जेड की वैल्यू यहाँ से आ रही है 2x यानी 2। एक्स वाई जेड रख दीजिए, आपका रो आ गया। रो था एफ की पावर एक्स दैट इज एफ की पावर 1, एल की पावर वाई एल की पावर -4 और टी की पावर जेड यानी टी स्क्वायर। एफ एल -4 टी स्क्वायर, एफ एल -4 टी स्क्वायर, यहाँ से मैच हुआ। ये ऑप्शन भी यही है, एफ एल -4 टी स्क्वायर। चेक कर लीजिए। ठीक है भाई, सेम यही काम आपको अब हर पार्ट के लिए करना है। सेम यही काम आपको हर पार्ट के लिए करना है। समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, जो भी आपने पार्ट देखे हैं हर पार्ट के लिए अब आपको यही सेम ऐसे तरीका करना है। जैसे सेकंड पार्ट प्रेशर, प्रेशर तो बहुत आसान है यार, उसको इंटीग्रेट नहीं करूंगा, उसको सॉल्व नहीं करूंगा। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, खत्म बात। तो प्रेशर हो गया एफ अपॉन एल स्क्वायर, तो प्रेशर को डायरेक्ट लिख सकता हूँ एफ एल -2, मतलब इसमें टाइम कहीं भी नहीं है। प्रेशर एफ एल -2, चेक करो एफ एल -2, खत्म। मोमेंटम, मोमेंटम भी आप डायरेक्ट जानते हो, फोर्स होता है मोमेंटम अपॉन टाइम, तो मोमेंटम होता है फोर्स इंटू टाइम। तो मोमेंटम भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो एफ इंटू टी। मोमेंटम भी एफ टी डायरेक्ट लिखा जा सकता है। आप चाहो तो एक्स वाई जेड पावर मान के सॉल्व कर लो तो भी आंसर सेम आएगा, तो उससे भी वैल्यू सेम आ जाएगी। लास्ट एनर्जी, एनर्जी वाला कर लेते हैं। एनर्जी को मैंने माना एफ की पावर एक्स, एनर्जी को हम ये मान लेते हैं। एनर्जी वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। वैसे एनर्जी में हम जानते हैं फोर्स इंटू लेंथ होती है, लेकिन ठीक है, लेकिन डी पार्ट है एनर्जी, तो एनर्जी को मैंने माना फोर्स की पावर एक्स, लेंथ की पावर वाई, टाइम की पावर जेड। सेम वही एक्स वाई जेड अपन को सॉल्व करना है। एनर्जी होगा ml2t-2, एफ की पावर एक्स ml t-2 की पावर एक्स, एल की पावर वाई, टी की पावर जेड। कंपेयर कर लो, तो ml2t-2 बराबर m की पावर x, एल की पावर x प्लस वाई, टी की पावर -2x प्लस जेड। फिर वही कंपेयर करा, x की वैल्यू 1, पहला पार्ट। अब की बार x प्लस वाई 2 और -2x प्लस जेड की वैल्यू -2। कंपेयर करने पर x की वैल्यू मेरे हिसाब से 1 आ रही है, y की वैल्यू भी 1 आ रही है, z की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगी। x1 y1 z0, तो E बराबर f की पावर x, लेंथ की पावर y और टाइम की पावर 0, तो FL, एनर्जी इज FL। डायरेक्ट बोल सकते हो, एनर्जी वैसे भी पता होता है फोर्स इंटू लेंथ होती है, तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे F इंटू L। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जब फंडामेंटल क्वांटिटीज को चेंज कर देते हैं तो हमें वो क्वांटिटी उन्हीं के टर्म्स में कुछ माननी पड़ती है। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्स लेंथ और टाइम है, तो मैंने सभी को फोर्स लेंथ और टाइम के टर्म में कुछ ना कुछ माना, एफ की पावर एक्स, लेंथ की पावर वाई, टी की पावर जेड, एंड उसको सॉल्व किया। सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो मैंने कहा मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू x सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर है, बस अब आपको x चाहिए। 10 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इक्वल टू x, सेंटीमीटर अपॉन मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 36 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, 5 आ रही है, जिसको आप, हाँ सही तो लिखा, 36 इंटू 10⁵, ये यूनिट हो गई सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में दे रखी थी। वैल्यू 36 इंटू 10⁵ मैंने डिराइव कर दी, और सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर यूनिट क्वेश्चन में दे रखी थी। तो ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर कन्वर्ट करना हो तो हमें इक्वेशन लगानी पड़ती है n1 u1 इक्वल टू n2 u2। Next question. The average speed of a snail is 0.2 miles per hour and that of a leopard is 70 miles per hour. Convert these speeds in SI units. अगर मैं इनकी बात करता हूं, ठीक, तो इस केस में इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि 1 माइल जो होता है वो 1.6 किलोमीटर होता है, या अप्रोक्सीमेटली 1600 मीटर भी बोल सकते हैं। और 1 आवर जो होता है उसमें 3600 सेकेंड होते हैं, तो सब जानते हैं, ठीक। तो अगर मैं एक स्नेल की स्पीड की बात करूं, तो स्नेल की स्पीड दे रखी है 0.02 माइल्स पर आवर। हमें इसको चेंज करना है एसआई यूनिट में, तो एसआई यूनिट में माइल्स की जगह होना चाहिए मीटर, तो माइल्स की जगह मैं रख सकता हूँ 1600 मीटर, अपॉन आवर है, माइल्स पर आवर है ना, तो डिवाइड में आवर है, आवर की जगह आप लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। तो 0.02 इंटू हमारा 1600 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये वैल्यू आती है 0.0088।
8, 0.00888, तो जिसको 0.0089 भी बोल सकते हैं। तो हमारे स्नेल की जो स्पीड आ रही है 0.0089 मीटर पर सेकेंड आ रही है। 0.0089 मीटर पर सेकेंड, मतलब आप खुद देखिए माइल्स में ऐसा देखने में कितनी बड़ी स्पीड लग रही है 0.02, लेकिन यहाँ पर एक और डेसिमल में चला गया 0.0089। वहीं अगर लेपर्ड की स्पीड की बात करें 70 माइल्स पर आवर, तो लेपर्ड की स्पीड के लिए भी हमें वही काम करना पड़ेगा। 70 माइल, माइल की जगह आप लिख सकते हैं 1600 मीटर पर आवर, आवर की जगह आप लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ लेपर्ड जो आएगी वो 70 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब थोड़ी ठीक ठाक आ जाएगी। 70 इंटू 1600 डिवाइड बाई 3600, ये वैल्यू 157.5, सॉरी 70 है ना, तो 70 इंटू 1600 डिवाइड बाई 3600, 31.11 आ रहा है, सॉरी 31.11 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने शायद 31 ही दे रखा है, तो 31.11 मीटर पर सेकेंड आ रही लेपर्ड की स्पीड। ठीक, जो कि मतलब आप खुद सोचो ना, लेपर्ड 70 माइल्स पर आवर सुनने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन 31.11 सुनने में कितना कम लग रहा है। ठीक, तो यूनिट कन्वर्जन होते ही न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास क्या, हाइट ऑफ मरकरी इन कॉलर बैरोमीटर इज रिकॉर्डेड एज 75 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में हाइट दे रखी है 75 सेंटीमीटर, मीटर में इसको 0.75 भी बोल सकते हैं 100 से डिवाइड करके। कैलकुलेट दिस प्रेशर इन एसआई एंड सीजीएस। हमें ये प्रेशर एसआई और सीजीएस में चाहिए यूजिंग फॉलोइंग डाटा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज इतना एंड डेंसिटी इज इतना। देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है 13.6। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी यहां से आ गया 13.6 डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर 3 दे रखी है, तो 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन यही डेंसिटी अगर सीजीएस में निकालनी हो, तो डेंसिटी ऑफ वाटर सबको पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब डेंसिटी को आप केजी पर मीटर क्यूब में भी लिख सकते हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हो। जी की वैल्यू तो आपके पास है ही। सबसे पहले हम एसआई यूनिट की बात करें, तो एसआई यूनिट में या किसी भी यूनिट में प्रेशर को लिख सकते हैं रो जी एच। सारी वैल्यू एसआई में रखनी पड़ेगी। रो की बात करें तो एसआई में रो की वैल्यू है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। जी की बात करें, जी की वैल्यू 9.8, और एच की वैल्यू हमें 0.75 मीटर लेनी पड़ेगी। 75 मत ले लेना, क्योंकि हर काम ऐसा ही में कर रहे हो। तो प्रेशर की वैल्यू यहां से हमें निकालनी पड़ेगी 13.6, 10 की पावर तो रहने दीजिए, इंटू 9.8 इंटू 0.75, ये वैल्यू आ रही है 99.96, लगभग 99.96 इंटू 10 की पावर 3, इसको लगभग 100 मान लिया गया है, 100 इसको मान लिया गया। तो प्रेशर को लिखा 10 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन ठीक है, इतना काम चलता है। तो प्रेशर को 10 इंटू 10 की पावर 4 ले लिया गया। यही प्रेशर अगर सीजीएस में निकालना हो, ध्यान रखना सारी यूनिट सीजीएस में रखनी पड़ेगी, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 लेनी पड़ेगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हमें रखना भी ग्राम और सेंटीमीटर में ही है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, तो उसकी वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है। एच ऑलरेडी हमारा सेंटीमीटर में ही था, तो 75 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करें तो 13.6 इंटू 980, 13.6 इंटू 980 इंटू 75, ये वैल्यू 999,600 आ रही है, जिसको अप्रोक्सीमेटली अगर यहाँ डॉट लगाएं तो प्रेशर की वैल्यू आ जाती है 10 इंटू 10 की पावर 5, और यूनिट हो जाएगी न्यूटन की जगह डाइन और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 इंटू 10 की पावर 5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है लेकिन कुछ नहीं कर सकते। तो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है ना भाई। चलिए, था कन्वर्जन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द पावर ऑफ 100 वॉट बल्ब इन सीजीएस यूनिट लैम्प। हमें कन्वर्ट करना है 100 वॉट को सीजीएस में। सबसे पहले 100 वॉट का मतलब समझते हैं। 100 वॉट का मतलब होता है वॉट, वॉट क्या होती है, जूल पर सेकेंड, और जूल होता है, क्या होता है, न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन मीटर पर सेकंड की बात चल रही है। न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये ओवरऑल बन जाता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। सीजीएस यूनिट में मान लो इसकी वैल्यू x है, लेकिन सीजीएस यूनिट में हम चाहें तो इसकी यूनिट आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, केजी सीजीएस में बदल जाता है ग्राम में, मीटर स्क्वायर बदल जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन सेकंड सेकंड रहता है, तो सेकंड क्यूब है।
हमने इक्वेशन लगाई है n1 u1 इक्वल टू n2 u2, एक तरफ की यूनिट निकाली, दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड से सेकंड घट गया। लेकिन अब नहीं कैंसिल हो पाएगा, तो इसलिए हमें केजी को लिखा 1000 ग्राम, मीटर को लिखा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बाकी ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 1 2 2 2 3 4 5 6 6 3 9 आ रही है। इसका मतलब 100 वॉट को लिखा जा सकता है 10 की पावर 9 इंटू यूनिट, और वॉट वॉट को लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, तो यहाँ यूनिट हो जाएगी अर्ग पर सेकेंड, 10 की पावर 9 अर्ग पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को अर्ग पर सेकेंड लिख दिया हमने, जूल पर सेकेंड ऐसा यूनिट थी तो यहाँ उसकी यूनिट हो गई अर्ग पर सेकेंड, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ I1 SC फिजिक्स प्रैक्टिकल पीरियड इन इंडियन कॉलेजेस इज 100 मिनट्स, ISC सॉरी, ये 100 मिनट्स का पीरियड है। हमें ये पीरियड माइक्रो सेंचुरीज में बताना है, तो 100 मिनट तो मैंने कहा मान लो x माइक्रो सेंचुरी के बराबर है, बस इन दोनों को बराबर कर दो। 100 मिनट इज इक्वल टू x, अब माइक्रो सेंचुरी कितना है, इतना 10 की पावर -6 इंटू 100 ईयर। अब ईयर लिखूंगा तो ईयर और मिनट कटेगा नहीं, तो काटने के लिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि इसमें ईयर को लिखा 365 दिन, 365 दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में 60 मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया। यहां से हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू आ रही है 100 अपॉन, अच्छा 100 से 100 तो उड़ाओ यार, 100 से 100 तो गया, तो ये x की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60, दैट इज 10 की पावर 6 अपॉन -6 है, अपॉन 365 इंटू 24 इंटू 60, ये वैल्यू शायद 1.9 आ रही होगी, डिवाइडेड बाय 365 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 60, ये वैल्यू 1.90 आ रही है, 1.902 आ रही है, 1.90, यानी मैं लिख सकता हूं 100 मिनट इक्वल टू x मतलब 1.9 माइक्रो सेंचुरी, 100 मिनट इक्वल टू 1.9 माइक्रो सेंचुरी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर कन्वर्टेड इन SI यूनिट, तो हमें 72 डाइन पर सेंटीमीटर को SI यूनिट में बदलना है, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू x मान लो, डाइन की जगह हो गया न्यूटन और सेंटीमीटर की जगह मीटर, डाइन को न्यूटन लिखते हैं और सेंटीमीटर को मीटर लिखते हैं। बस अब इसी को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू सॉल्व करनी है, x न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन, आई होप ये कन्वर्जन सबको पता होगा, डिवाइडेड बाय मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, यहाँ से डाइन सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ रही है 72 इंटू 10 की पावर -3, तो मैं लिख सकता हूँ 72 डाइन पर सेंटीमीटर को इतना न्यूटन पर मीटर, तो आंसर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर, 0.072 न्यूटन पर मीटर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन I एंड ओमेगा एस, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr², तो I की डायमेंशन यहां से निकाल लो, M की डायमेंशन M, r² की L², तो I की डायमेंशन आ गई ml²। कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बराबर है सम कांस्टेंट इनटू I की पावर A ओमेगा की पावर B, बस हमें A और B निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन ml/t-2, K डायमेंशन है, डायमेंशनलेस है, तो ml² की पावर A, और ओमेगा की डायमेंशन हम पीछे निकाल चुके हैं t-1 की पावर B, I और ओमेगा दोनों पीछे निकाले हुए हैं, जब मैं डायमेंशन पढ़ा रहा था तो उसमें डायमेंशन में सबकी डायमेंशन आई थी। ml/t-2 इक्वल टू m की पावर a, l की पावर 2a, t की पावर -b, कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू 1 आ रही है, 2a बराबर 2 करने पर a की वैल्यू 1 आ रही है, -b बराबर -2 करने पर b की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिवील्स दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, हमें बोला गया है E जो है वो प्रोपोर्शन में है मास की कुछ पावर पे और C की कुछ पावर पे, ये पावर बताइए, गैस द रिलेशन। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K M की पावर X C की पावर Y, हमें ये X और Y निकालना है, दोनों तरफ डायमेंशन बराबर करें तो ml/t-2 इक्वल टू K डायमेंशनलेस है, K नहीं आएगा, M की पावर X और C स्पीड ऑफ लाइट है, LT-1 की पावर C, ml/t-2 इक्वल टू हमारे पास आ गया m की पावर x, l की पावर y और t की पावर -y, y पावर होगी सॉरी, कंपेयर किया तो x की पावर यहां से 1 आ गई,
कंपेयर किया, y की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई और दूसरे से भी y की वैल्यू 2 ही आ रही है, तो x1 और y2, x1 और y2 वापस यहाँ लाकर पटका तो E इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m की पावर x दैट इज m की पावर 1, c की पावर y दैट इज c की पावर 2, तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये आइंस्टाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ भी है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां एनर्जी और मास को उसने रिलेट कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, let I be the current through conductor, R is its resistance, V is the potential difference. According to Ohm law, product of these two quantity equal to the third. Find obtains the Ohm's law from the dimension analysis. जहां R और V की डायमेंशन हमें दी हुई है, तो मैंने मान लिया, लेट्स से हम कह रहे हैं I इज इक्वल टू V की पावर x, R की पावर y, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि कहीं दो चीजों का प्रोडक्ट है, तो मैंने मान लिया कि I V की पावर x और R की पावर y पर डिपेंड करता है, तो I इज इक्वल टू V की पावर x, V की पावर x मतलब ml2t माइनस 3 I माइनस 1 की पावर x, और R जो है ml2 I माइनस 2 t माइनस 3 की पावर y। यहाँ m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, I की पावर 1 है। राइट हैंड साइड देखें तो m की पावर आ जाएगा x प्लस वाई, l की पावर 2x प्लस 2y, t की पावर माइनस 3x माइनस 3y, और I की पावर आ जाएगा माइनस x माइनस 2y। कंपेयर करें तो इन तीनों की पावर जीरो कंपेयर करने पर, जीरो 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 कंपेयर करने पर एक ही इक्वेशन मिलेगी, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, दैट इज x इक्वल टू माइनस वाई। दूसरी पावर कंपेयर करने पर मिलेगा 1 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2y, और क्योंकि x की वैल्यू माइनस वाई है तो माइनस एक्स की वैल्यू y हो जाएगी, तो y माइनस 2y। कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू यहाँ से माइनस 1 आ रही है, और अगर y माइनस 1 आ रहा है तो x प्लस 1 आ रहा है। x और y हमें पता लग गया, तो इक्वेशन में रख दो, i इक्वल टू वी की पावर x, v की पावर 1, r की पावर y, और y माइनस 1 है, तो i इक्वल टू आ गया v बाय आर, दैट इज v इक्वल टू आई आर। मतलब ओम्स लॉ को हमने डिराइव कर लिया बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस से भी फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, आप कोई भी फॉर्मूला मान करके काम करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, फोर्स पर डिपेंड करता है, और मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करता है, जेड पर। एक्सप्रेशन का बताइए फॉर्मूला, बस सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, दोनों तरफ डायमेंशन को बराबर कर दो, चाहे कांस्टेंट ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा के, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t माइनस 1, बाकी सबकी 0, इक्वल टू के डायमेंशनलेस है, के का मतलब लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन l, फोर्स f है तो f की डायमेंशन y, और m जो है वो मास नहीं है, m जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, दैट इज ml माइनस 1 की पावर z। m0 l0 t माइनस 1 कंपेयर करोगे तो m की पावर आ जाएगी y प्लस जेड, l की पावर x प्लस वाई माइनस जेड, और t की पावर माइनस 2y। बस अब कंपेयर कर लो, y प्लस जेड इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन y प्लस जेड इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू माइनस जेड, या z इक्वल टू माइनस वाई, एक ही बात है, y इक्वल टू माइनस जेड। दूसरा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, और क्योंकि y इक्वल टू माइनस जेड है तो y इक्वल टू माइनस जेड रख दें तो x इक्वल टू 2z आ जाएगा। तीसरा माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1, यहाँ से y आ गया हाफ। अगर y हाफ है तो z हमारा माइनस हाफ है, क्योंकि z माइनस वाई है, और z अगर माइनस हाफ है तो x हमारा माइनस 1 है, क्योंकि x 2z है। ये सारी वैल्यूज अगर मैं रख देता हूँ तो फ्रीक्वेंसी आती है k टाइम्स ऑफ लेंथ की पावर x विच इज माइनस 1, f की पावर y विच इज हाफ, m की पावर z विच इज माइनस हाफ। माइनस पावर्स को नीचे ले जाएं तो k इंटू एफ की पावर हाफ अपॉन m की पावर हाफ इंटू एल की पावर 1, और पावर हाफ का मतलब होता है रूट, तो k बाय एल रूट एफ बाय, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ गई k बाय एल रूट एफ बाय, और ये आप वेव ऑन स्ट्रिंग या साउंड वेव चैप्टर में फॉर्मूला भी पढ़ते हो, 1/2l रूट टी बाई म्यू, ये पढ़ते हो आप। साउंड वेव या वेव ऑन स्ट्रिंग में फॉर्मूला भी है फ्रीक्वेंसी निकालने का, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला वहां से डिराइव होता है, लेकिन हम चाहें तो ये फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस से भी डिराइव कर सकते हैं, ऐसा एचसीवी कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट इफ द फॉलोइंग आर डायमेंशनली करेक्ट। हमें बताना है ये फॉलोइंग इक्वेशंस जो है वो डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है। वो चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होगी तो ही हम इक्वल बोल पाएंगे, वरना नहीं। ए के लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन एल आ रही है,
क्योंकि h एक हाइट है और हाइट की डायमेंशन होती है l। RHS की डायमेंशन की बात करें तो RHS की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, टू डायमेंशनलेस है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ करेंगे तो डायमेंशन आएगी mt-2। तो टू डायमेंशनलेस है, s की डायमेंशन mt-2। cos थीटा डायमेंशनलेस है तो cos थीटा भी डायमेंशन नहीं आएगा, अपॉन रो डायमेंशन होती है ml-3, मास अपॉन वॉल्यूम। r रेडियस है, रेडियस की डायमेंशन l, और g की डायमेंशन lt-2। t-2 t-2 m l कैंसिल हो गया तो ये डायमेंशन आ गई l। और क्योंकि दोनों तरफ की डायमेंशन सेम आ रही है तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसी तरीके से आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, बी का LHS और बी का RHS आपको चेक करना पड़ेगा। LHS में जो वैल्यू है वो वेलोसिटी है, ये जो टर्म है ये वेलोसिटी है भाई, लिख लेना, ये दिया नहीं है शायद। ये जो टर्म है ये वेलोसिटी है सर, ये तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, लिखा है नीचे। अरे ये टर्म ये वाली है, डी ऑप्शन वाली, डी फ्रीक्वेंसी है लेकिन बी वेलोसिटी है, कहीं लिखा नहीं है बट जान लो बी वेलोसिटी, और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1। RHS की डायमेंशन की बात करें तो √p/ρ प्रेशर होता है, प्रेशर की डायमेंशन निकाली हुई है ml-1 t-2 अपॉन रो की डायमेंशन ml-3। L2 पर चला जाएगा और L2 का रूट लेने पर आ जाएगा LT-1, और दोनों तरफ की डायमेंशन बराबर आ जाएगी, यानी ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं LHS में जो टर्म है वो V है, वो वॉल्यूम है, लिखा है कैपिटल V। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की डायमेंशन L3। RHS की डायमेंशन की बात करें तो पाई डायमेंशन है, P प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशन ml-1 t-2। P पाई की डायमेंशन नहीं होती, P का मैंने रख दिया, R⁴ मतलब L⁴। T टाइम है तो टाइम की डायमेंशन T अपॉन ईटा। अच्छा ईटा की पहले मुझे डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, L यहाँ लेंथ है तो L लेंथ की तो L हो जाएगी, लेकिन ईटा की डायमेंशन यहाँ मुझे निकालनी पड़ेगी, और ईटा की डायमेंशन हमें अलग से एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स की वैल्यू होती है 6π ईटा। ईटा की डायमेंशन यहाँ से आ जाएगी फोर्स अपॉन 6π। फोर्स की डायमेंशन ml-2 अपॉन r की डायमेंशन l और वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1। यहाँ से ईटा की डायमेंशन आ रही है ml-1 t-1, ईटा की डायमेंशन क्या आ रही है ml-1 t-1, तो ईटा की डायमेंशन आप रख दीजिए ml-1 t-1। m से m चला गया, l-1 से l-1 चला गया, t-1 t 2 कैंसिल हो गया, ये डायमेंशन l³ आ रही है जो कि दोनों तरफ मैच हो रही है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में LHS में जो टर्म है वो फ्रीक्वेंसी है, LHS में जो टर्म है वो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t-1, तो LHS की डायमेंशन है t-1। RHS की बात करते हैं तो RHS में 2π नंबर है, डायमेंशनलेस है, √mgl/i, तो √m, g की डायमेंशन LT-2 mgl डिवाइड बाय i, और i मेरा पीछे निकाला हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 बार ml², i की डायमेंशन ml² होती है, ml² कैंसिल हो गया, t-2 का रूट इज t-1, दोनों तरफ t-1 t-1 आ रहा है, डायमेंशन इसकी भी सही है, इसीलिए आंसर है ऑल आर डायमेंशनली करेक्ट। सभी इक्वेशंस डायमेंशनली सही हैं। तो भैया डायमेंशनली चेक करने के लिए आपको सिर्फ सबकी डायमेंशंस रखनी पड़ेगी, और डायमेंशंस रख करके आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या सबकी डायमेंशन बराबर आ रही है नहीं आ रही है, अगर बराबर आ रही है तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। हाँ वैसे करेक्ट है या नहीं हम नहीं बता सकते, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होगी। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, HCV का लास्ट क्वेश्चन है, इफ x एंड a स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, तो जान लीजिए जो dx होता है वो भी छोटा सा डिस्टेंस ही होता है, dx इज ऑल्सो डिस्टेंस। तो बताइए ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? इज दिस इक्वेशन, ये ऊपर लिखा हुआ है, डायमेंशनली करेक्ट है? तो इसमें वही है, ये सिंबल होता है एडिशन का, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इन डायमेंशन दिस हैज नो लॉजिक, बिकॉज एडिशन करना ये एडिशन होता है, एडिशन का सिंबल होता है, आगे जाकर पढ़ोगे इंटीग्रेशन। एडिशन जो होता है, एडिशन करने पर डायमेंशन चेंज नहीं होती, तो एडिशन करने का कोई सेंस नहीं है, डायमेंशन दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। ये पूरी LHS है, ये पूरी RHS है। LHS की अगर मैं बात करता हूं तो dx हमारा लेंथ हो गया अपॉन अंडर रूट, a भी हमारा लेंथ है तो लेंथ स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर, ओवरऑल नीचे जो आएगा वो लेंथ स्क्वायर ही आ जाएगा, लेंथ स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर हैज नो मीनिंग, लेंथ स्क्वायर आएगा,
क्योंकि दोनों ही लेंथ स्क्वायर है, ए भी लेंथ स्क्वायर बी भी लेंथ स्क्वायर, तो टोटल लेंथ स्क्वायर डायमेंशन होगी का रूट, मतलब कुल मिला के ये डायमेंशनलेस बन गया। तो आरएचएस भी हमारा डायमेंशनलेस आना चाहिए। आरएचएस में आ रहा है 1/l साइन इनवर्स l/l। ये पूरा डायमेंशनलेस है, साइन इनवर्स पूरा डायमेंशनलेस होता है, लेकिन इसकी डायमेंशन आ रही है l-1, जो कि डायमेंशनलेस नहीं है। एक तरफ डायमेंशनलेस एक तरफ डायमेंशन लेंथ आ रही है, इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर नो है। इज दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट? तो आंसर इज नो, ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन में कुछ ना कुछ गलती तो है, ये इक्वेशन में कुछ तो मिस्टेक है। ठीक है भाई, तो वो मिस्टेक क्या है वो आपको मैथ से पढ़ाएंगे जब आपको इंटीग्रेशन बताया जाएगा। ये एक एक्चुअली में एक अच्छा इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a होता है, ये उल्टा लिखा हुआ है, 1/a नहीं होता है, इसका इंटीग्रेशन सिर्फ साइन इनवर्स x/a होता है। ये इक्वेशन डायमेंशनली गलत है और वैसे भी गलत ही है, तो दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट और वैसे भी गलत ही है, दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हो। इसी के साथ यूनिट एंड डायमेंशन का एचसीवी समाप्त होता है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे एचसीवी, मतलब सभी चैप्टर्स के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट बोल लो या जो बोल दो जो हमारे कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब सही है, मतलब कोर्स में आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे कोर्स में है, तो उन सभी के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे इसी प्लेलिस्ट में। तो जुड़े रहिएगा, ऐसी सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले सॉल्यूशन के साथ, बाय बाय।